क्या कार्यक्रम? आज झांसी आने का मुख्य कारण संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा है, जो विगत 25 मार्च 2025 15 मार्च 2025 मनोहर काशीराम साहब के जन्मदिन से प्रारंभ हुई थी। 7वें चरण में 8 दिवसीय बुंदेलखंड की यात्रा, जो फतेहपुर से प्रारंभ हुई थी, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, राठ, महोबा होते हुए वाया ललितपुर झांसी पहुंची है। इस यात्रा का मकसद है कि डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों से देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। करोड़ों नौजवानों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। सरकार की गलत नीतियों से बेरोजगारी महारोग के रूप में देश में बढ़ी है। वहीं पर सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई, जिससे कि आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी नौजवान हैं, वो न केवल बेरोजगार हो रहे हैं, बल्कि भारतीय संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत SC/ST को जो आरक्षण की व्यवस्था थी, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जो 27% का आरक्षण मिला था, वो शून्य हो गया, निष्प्रभावी हो गया। यही नहीं, विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप दिए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। विश्व गुरु तो आज तक नहीं बन पाया। भारत गरीब, लाचार, बेबस का देश बन गया, और यही कारण है कि दुनिया के गरीब देशों में भारत शुमार है। और भारत की 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी गरीबी, लाचारी, बेबसी के कारण 5 किलो 10 किलो चावल पर जी रही है। स्वाभाविक रूप से जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, वो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। यही नहीं, महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। महंगाई है कि घटने का नाम ही नहीं ले रही है। किसान प्रधान देश होने के बावजूद भी लाभकारी मोल देने का वादा करने के बाद भी ये सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यहां तक कि किसानों ने कहा, यदि सरकार लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रही है तो हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं कर रही। छुट्टा जानवर पूरे प्रदेश में किसानों की हरी भरी फसल चर के चौपट कर देते हैं। किसानों पर आफत का पहाड़ अलग से टूटा है। यही नहीं, आज जब किसानों को खाद की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, डाई की जरूरत है, पोटाश की जरूरत है, खाद के केंद्रों पर जाते हैं तो खाद तो लाइन लगाने के बावजूद भी नहीं मिलती है तो पुलिस की गाली मिलती है या पुलिस की लाठियां मिलती। जब किसानों के खेत में उत्पादन तैयार होता है तो सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं, लेकिन जब किसान अपने उत्पाद को व्यापारियों के हाथ या बिचौलियों के हाथ बेच देता है तो सरकारी क्रय केंद्र खुल जाते हैं। यानी सरकारी क्रय केंद्र का मकसद था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने का, जिससे किसान वंचित हो रहा है। बिचौलिए और व्यापारी उसका लाभ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में 27,764 स्कूल बंद करने का ऐलान किया था, यह कह करके कि आज स्कूलों में नामांकन कम हुए हैं। यद्यपि अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के बाद
योगी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था, घोषणा करनी पड़ी थी अब स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन इस मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी स्कूलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संचालित करने के लिए 13 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। मात्र 6,40,000 अध्यापकों पर विद्यालय चलाए जा रहे हैं और इन 6,40,000 अध्यापकों में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी शामिल हैं। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक को माइनस कर दिया जाए तो शिक्षकों की संख्या मात्र 5 लाख पड़ती है, जबकि आवश्यकता है 13 लाख शिक्षकों की। इसके साथ ही साथ आज 27,764 स्कूल जो बंदी के शिकार होने जा रहे थे, इन स्कूलों में गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। यानी स्कूल बंद करने का फैसला गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का महापाप करने जा रही थी सरकार। उच्च शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि 40-50 बीघे काश्तकार भी, अगर उसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई साइड कारोबार बिजनेस नहीं है, तो 40-50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने की क्षमता नहीं रख पाता है। यानी आम लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पर योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने के लिए योजना बना सकती है, लेकिन जिन विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उन विद्यालयों को बेहतर बनाने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। यहां तक कि स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। अभी अभी सभी जिलाधिकारियों ने एक सर्कुलर जारी किया अपने अपने स्तर से कि 1 महीने तक सभी शिक्षक निर्वाचन मतदाता सूची का संशोधन कार्यक्रम में कार्य करेंगे। अगर मतदाता सूची संशोधन में शिक्षक काम करेंगे तो स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? सरकार की गलत नीतियों से लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले कम होते जा रहे हैं और जिसको सरकार आधार बनाती है स्कूल बंद करने का, तो अपनी गलती को अध्यापकों पर थोपती है, जबकि अध्यापकों से अन्य विभाग के 32 काम लिए जाते हैं। मतदाता सूची संशोधन और मतदाता सूची बनाने में भी शिक्षकों का पूरा योगदान लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से ये सरकार की गलत नीतियां हैं, जिससे जनता को सावधान करने के लिए अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा चल रही है। यही नहीं, विश्वगुरु बनाने का लॉलीपॉप देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्वगुरु तो नहीं बना पाए, न बना पाएंगे, अलबत्ते देश को बेचने का पाप जरूर कर दिया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक बेच दिए गए हैं। कल्याणकारी सरकारों की जवाबदेही होती है देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जाएं, इसलिए रोजगार सृजन की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, लेकिन भाजपा एक ऐसी सरकार है जो रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय रोजगार खत्म करने पर आमादा है। जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, भाजपा सरकार उन सरकारी विभागों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों को एक एक करके निजी हाथों में बेचकर रोजगार के अवसर खत्म करती जा रही है, जो देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और राष्ट्रीय विभाग संपत्ति या राष्ट्रीय संपदा ये देश की संपत्ति है, देश के जनता की संपत्ति है, उसके खून पसीने गाड़ी कमाई के दिए गए टैक्स से बनी हुई है। इसलिए मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है कि उसको निजी हाथों में सौंपे। बेहतर होता निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करते,
जिससे रोजगार के अवसर मिलते, बड़े पैमाने पर देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती, अपने पैरों पर खड़े होते। लेकिन ये करोड़ों नौजवानों को आज गरीब, लाचार, मोहताज जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा कर नौजवानों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी सरकार के इन काले कारनामों का चिट्ठा इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में भ्रमण कर, हर जिले विधानसभा में पहुंचकर इनकी कलई खोल रही है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 2027 में वो भाजपा जिसने देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप किया, बेतहाशा गरीबी बढ़ाई, महंगाई से लोगों का जीना हराम किया, किसानों के साथ धोखा किया, स्कूल बंद करने का पाप किया, देश बेचने का पाप कर रही है, उसको सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 2027 उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ के नारे के साथ अपनी जनता पार्टी मैदान में उतरी है। उसी क्रम में आज हम झांसी में हैं और झांसी के विभिन्न कार्यक्रमों में होते हुए शाम को प्रस्थान करेंगे जालौन के लिए उरई में, और कल मेरा कार्यक्रम उरई। आरोप आप लगा रहे हैं, फिर भी बिहार में वो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा प्रश्न किया आपने। आप स्वयं मीडिया बंधु भी उसके गवाह हैं। बिहार के चुनाव में भाजपा के नेता चुनाव प्रचार से भगाए जा रहे थे, दौड़ाए जा रहे थे, तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री गाड़ियों में बैठकर भागते नजर आ रहे थे। भाजपा गठबंधन के खिलाफ माहौल था, फिर भी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा गठबंधन बनाने में कामयाबी पाई। इसका मतलब है भाजपा ने कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। वो खेल ईवीएम से हेरफेर का हो या सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का हो, ये जनमत नहीं है, ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का परिणाम, ये ईवीएम के साथ खेला हुआ खेल का दुष्परिणाम है। और यही कारण है जनता इस जीत को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि जो भाजपा चुनाव प्रचार में भगाई जा रही थी वो पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे पाई है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में पहले से जोड़ रखा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस बिना पर भी हम उत्तर प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम पूरा करने के बाद देश स्तर पर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे को लेकर के आंदोलन भी करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं 27 में भाजपा को हम ही हरा सकते हैं, अखिलेश यादव का कहना है। सही बात यह है कि गुंडा राज का इलाज गुंडा राज नहीं है। एनसीआरबी रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई है उसके मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला हत्या में नंबर 1। नंबर 2, 3, 4, 5 पर जो प्रदेश आते हैं उसमें भी भाजपा शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो कुछ आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 भी है। और जिन जिन आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उन आपराधिक घटनाओं में ये चारों प्रदेश कोई नंबर 2 पे है, कोई नंबर 3 पे है, कोई नंबर 4 पे है, कोई नंबर 5 पे है। यानी जिस गुंडाराज के लिए सपा कुख्यात थी उससे भी ज्यादा गुंडाराज आज भाजपा शासन में। रोजाना 5-6 जिलों में 8-10 घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें कोई न कोई नौजवान मारा जाता है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो नौजवान या तो दलित समाज का मिलता है या पिछड़े समाज का मिलता है। यानी जो हत्याएं हो रही हैं रोजाना वो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की हो रही हैं। बहन बेटियां की बलात्कार होती हैं, वो भी महिलाएं शिकार जो होती हैं या दलित समाज की हैं या आदिवासी समाज की हैं या पिछड़े समाज की हैं। सरकार ऐसे अपराधियों को जेल में ठूसने के बजाय उनको संरक्षण देती है, सत्ता गलियारे में चहलकदमी करते आते हैं। यही कारण है
कि योगी सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में फेल हुई है और यही कारण है कि बेतहाशा आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। तो समाजवादी पार्टी इसका विकल्प नहीं हो सकती। गुंडा राज का विकल्प, गुंडा राज की सरकार, गुंडा राज नहीं हो सकता। जो समाजवादी पार्टी का जंगल राज, गुंडा राज की दुहाई देकर भाजपा सत्ता में आई और भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी सरकार से भी ज्यादा गुंडा राज और जंगल राज पैदा करके प्रदेश में भय और दहशत पैदा किया है, वो एक दूसरे के विकल्प नहीं हो सकते। उसके विकल्प के लिए ही अपनी जनता पार्टी एक विकल्प, मजबूत विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में कदम आगे बढ़ा रही है और 2027 में अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बसपा को कहां देखते हैं 27 में? इसमें कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी कभी इस देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन आज सुश्री बहन मायावती जी ने जिस तरीके से अभी अभी हाल में बुलाए गए बसपा की रैली में भाजपा का गुणगान किया, इससे लगता है बसपा अब भाजपा की बी टीम बन गई है और इसीलिए आज के परिवेश में बसपा की भूमिका शून्य हो गई है। जो 4 बार बसपा सरकार में रही हो, उसका एकमात्र विधायक होना प्रदेश में, वो बसपा की खात्मा का स्वयं में प्रमाण पत्र है। इसलिए उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हम नए विकल्प के रूप में अपनी जनता पार्टी को लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और 2027 में अपनी जनता पार्टी की अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन के लिए होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं, वे कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपका क्या कहना है इसको लेकर? जात पात की विदाई का तो हम भी पक्षधर हैं, लेकिन उनकी यात्रा केवल इसलिए होती, हम उनका स्वागत करते। उनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर है, जिस पर आपने सवाल ही नहीं किया। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना आखिर क्या ये संविधान विरोधी नहीं है? क्या राष्ट्र विरोधी नहीं है? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, संप्रभु राष्ट्र भारत बन गया है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, स्वतंत्रता सेनानियों के सपने साकार हुए हैं कि हजारों साल गुलामी त्रासदी झेलने के बाद आज भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो ऐसे राष्ट्र तो ही ताकते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करके फिर से देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये केवल बाबा बागेश्वर की यात्रा नहीं है, ये भाजपा संरक्षित यात्रा है। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बड़े लाल लश्कर के साथ उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है, जिनको जेल में जाना चाहिए सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है, इससे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यात्रा निकाली गई है। अपनी जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और साथ ही साथ जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है उसके राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जेल की सलाखों में भेजा जाना चाहिए। आपने रविवार को बांदा में कहा था कि किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के 4 और 8 हाथ नहीं है, इससे क्या अर्थ था? पहली बात तो अभी बांदा में इस प्रकार का कोई बयान ही नहीं किया। आप जिस बयान की बात करें 2 साल पहले की बात हो रही है। अब आज के इस प्रेस वार्ता में मैं गड़ा मुर्दा उखाड़ना नहीं चाहता। आज की जो सामायिक मुद्दे हैं उससे मैंने आपसे बात किया। जी, दिल्ली ब्लास्ट में दिनेश प्रताप सिंह मंत्री है, उन्होंने कहा विपक्ष जो है आतंकियों की बचाने की कोशिश कर रही है। अब भाजपा तो खुद आतंकी है। भाजपा से बड़ा आतंकवादी कौन है? जो ईवीएम को हाईजैक कर ले, जो लोकतंत्र को सीधे अजगर की तरह निकल जाए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को सपोर्ट करता हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले भाजपा को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की अनदेखी कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। देश की राष्ट्रीय संपदा को अदानी अंबानी को बेच रही है, कुछ चंद थैलीसाओं के हाथों में बेच रही है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले इस देश के द्रोही हैं, आतंकी हैं। उनसे बड़ा आतंकी कौन हो सकता है? जो देश का सौदा करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूट रहे हो और देश की संपत्ति को बेचकर अदानी की तिजोरी भर रहे हो, इनसे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है? थैंक यू।